हेलो एवरीवन, वेलकम टू शीट मेट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को गूगल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कैसे डीएमए यानी कि डेली मूविंग एवरेज से डिफर करता है। ईएमए का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमए के फॉर्मूले को गूगल शीट में कैसे बनाएंगे और फिर कैसा एक लिस्ट ऑफ स्टॉक हम लोग बना सकते हैं जिसमें कि इस ड्रॉप डाउन के बेसिस पे इतनी सारी आप वैल्यूज पुल करो और ईएमए तो पुल करोगे ही करोगे। बिकॉज द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज़ टू कैलकुलेट ईएमआई। बट जब मैं ये बना रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और पैरामीटर्स स्टॉक के पुल कर लिए जाएं, जैसे कि नेम, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज एट्सेट्रा। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो देन आपको पता होगा कि ये तो गूगल फाइनेंस फंक्शन से पुल करना बिल्कुल ही आसान है। अगर आप नए हो या आपको नहीं पता है तो मैं रिलेवेंट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस शीट को बनाना बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और इसमें जो लगभग 500 स्टॉक का ड्रॉप डाउन हमने बनाया है वो भी बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले एक नया गूगल शीट ओपन करने के लिए sheet.new आपको ओपन करना है एंड यहाँ पे शीट का नाम दे देते हैं। तो ये जो ड्रॉप डाउन हमने बिल्ड किया था तो वो निफ्टी 500 के स्टॉक्स थे, तो उसके लिए एनएसई की वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे मार्केट डेटा होता है। मार्केट डेटा में इंडाइसेस होता है। सो इंडाइसेस में निफ्टी 500 कहीं पे होगा, ये रहा निफ्टी 500। तो उसके लिए ये डेटा को डाउनलोड कर लीजिए या फिर ये सीधा टेबल के कॉपी पेस्ट करके ये सिंबल को भी अलग से ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये इसको डाउनलोड किया है और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जो सिंबल है इसको मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास लगभग 500 स्टॉक हैं। और फिर एक दूसरी शीट ले लेते हैं जिसमें कि हम लोग ये ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो ये B1 सेल में हम लोगों को ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। उसके बाद ऐड रूल करेंगे एंड देन ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज एंड यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसका एंड रेफरेंसिंग हटा देते हैं सो दैट कल को आप कुछ और भी स्टॉक यहाँ पे ऐड करो तो ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो ये तो हमारा बन गया ड्रॉप डाउन। आप कुछ भी स्टॉक सेलेक्ट करो और यहाँ पे जो हम लोग मेन फंक्शन का यूज करेंगे वो गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज करेंगे टू पुल सम ऑफ द लाइव डेटा एंड ऑल्सो फॉर द हिस्टोरिकल डेटा, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ईएमए का कैलकुलेशन होगा और ये सब जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स एक स्टॉक्स के पुल कर रखे हैं ये लाइव से पुल होगा। तो उसके लिए एक हमें टिकर बनाना पड़ेगा जिसमें हमें एक्सचेंज का नाम और कॉलन देना पड़ता है और फिर उसके बाद स्टॉक का सिंबल। सो उसके बनाने के लिए इक्वल टू NSE डबल कॉलन स्ट्रिंग है ये, इसलिए इसको डबल कोट्स में डाल रहे हैं एंड विथ द B1 सेल। नाउ ये जो टिकर है हमारा ये डायनेमिक हो गया। लेट से यहाँ पे मैंने PFC सेलेक्ट करा है तो ये NSE PFC होगा। लेट से यहाँ पे MCure सेलेक्ट किया तो ये NSE MCure हो गया। अब यहाँ पे लेट से आपने को अगर इसका नेम या प्राइस फेच करना है तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस एंड उसके बाद टिकर एंड ये पैरामीटर आप कुछ भी ले सकते हो। काफ़ी सारे पैरामीटर यहाँ पे अलाउड होते हैं, लगभग 14-15 पैरामीटर गूगल फाइनेंस फंक्शन हमें अलाउ करता है, जो कि यहाँ पे आपको हेल्प सेक्शन में दिख जाएगा। लाइक ऑल दिस पैरामीटर, प्राइस, ओपन, हाई, लो, वॉल्यूम, ट्रेड टाइम, वॉल्यूम एवरेज, क्लोज यस्टरडे एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से अगर ये प्राइस कर देंगे तो ये प्राइस हो गया। तो ये तो गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज फॉर पुलिंग द लाइव डेटा। अब हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को पुल करना चाहते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस पुल करना चाहते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे अपना ईएमए कैलकुलेट होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अभी तक अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि जब भी ऐसे वीडियोस मैं बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकें और आप वीडियो को मिस ना करें। तो ईएमए कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट थिंग है वो हमें गूगल फाइनेंस के थ्रू हिस्टोरिकल डेटा को पुल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज़ द टिकर। सो टिकर में मैं ये ले रहा हूँ एंड क्योंकि दिस इज़ E1 सेल जो है ये इस ड्रॉप डाउन से कंट्रोल हो रहा है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। क्योंकि मैं ड्रॉप डाउन चेंज करूँगा तो ये NSE कॉलन जो भी स्टॉक का सिंबल वो चेंज हो जाएगा। और इसको मैं लॉक भी कर देता हूँ F4 एंड जो एट्रीब्यूट मैं पुल करना चाहता हूँ वो मैं प्राइस पुल करना चाहता हूँ। प्राइस पुल करूँगा तो हिस्टोरिकल डेटा के लिए क्लोजिंग प्राइसिंग आपको देगा, आप चाहो तो क्लोज भी लिख सकते थे, सेम ही चीज़ आएगा। एंड देन द स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट मैं चाहता हूँ कि आज से जो भी 200 दिन पहले का डेट रहे वो आ जाए एंड देन द एंड डेट वुड बी टुडे।
टुडे लिखने से क्या हो रहा है कि ये फंक्शन डायनेमिक है, आप इस शीट को 10 दिन बाद भी अगर खोलोगे तो उस दिन का डेट लेके पिछले 200 दिन का डेटा पुल होगा, तो दिस की आपको डेटा डेली चेंज ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सब कुछ अपडेट होता रहेगा। तो ये आपका आ गया एमक्यूर का क्लोजिंग प्राइस। अगर लेट से यहाँ पे मैं TCS का चाहता हूँ तो मैं TCS करूँगा, तो TCS लगभग 3800 के आसपास ट्रेड होता है। तो ये देखिए 3800 हो गया, तो ये डेटा अपडेट हो गया। अब EMA के कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि EMA और DMA में क्या डिफरेंस होता है। तो EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये भी एक तरीके का मूविंग एवरेज ही होता है, बट ये इसमें जो रीसेंट डेटा पॉइंट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। डेली मूविंग एवरेज में क्या होता है कि सारे जो हिस्टोरिकल डेटा है सबको सेम वेटेज दिया जाता है। तो अगर मैं इसको पहले डिफाइन करूं कि EMA का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको लिख देता हूं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे 3 EMA कैलकुलेट करेंगे, EMA 5, EMA 14 और EMA 50। फिर मैं इसको आपको मैप भी करके दिखाऊंगा कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट से और ट्रेडिंग व्यू से भी, कि ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम लोग की सही वैल्यू है कि नहीं। तो EMA का फॉर्मूला जो होता है, लेट्स से EMA on Tth डे इज इक्वल टू अल्फा इंटू, अल्फा मैं बताता हूँ क्या होता है, अल्फा इंटू वैल्यू ऑन Tth डे प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू दिस इज EMA ऑन T माइनस 1 डे। और यहाँ जो अल्फा होता है, अल्फा को स्मूथनिंग कोफिशिएंट या स्मूथनिंग फैक्टर बोलते हैं। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी। तो डी का क्या मतलब है, अगर आप लेट से EMA 14 कैलकुलेट कर रहे हो तो डी की वैल्यू 14 हो जाएगी, मतलब 14 डे पीरियड। अगर आप EMA 5 कैलकुलेट कर रहे हो तो डी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5, यानी 2/6, 1/3। तो उस तरीके से ये अल्फा चेंज होते रहता है स्मूथनिंग कोफिशिएंट। ऑल्दो ये जो 2 की जो वैल्यू है ना, ये भी इच्छा होती है लोगों की चेंज करने की, आप इसको चेंज कर सकते हो, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फैक्टर इन फाइंडिंग द अल्फा इज 2। तो इसलिए मैं 2 ही लेके चल रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे या कहीं और देखोगे तो ये थोड़ा दूसरे फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है, बट अकेडमिकली मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा था, तो इसलिए मुझे ऐसे ही ध्यान है। कुछ टेक्स्ट बुक में ये ऐसे ही आपको लिखा मिलता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको यूज कर रहा हूँ। तो चलिए अब इसको बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि स्मूथनिंग कोफिशिएंट है। तो ये जो अल्फा होगा वो हर एक लेट्स से EMA 5 मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 5 पीरियड ऑफ 5 डेज, उसके लिए जो हमारा अल्फा होगा ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5, राइट। उसी तरीके से अगर लेट्स से ये EMA 14 के लिए जो अल्फा होगा वो होगा 1 प्लस 14, ठीक है। EMA 15 के लिए जो अल्फा होगा वो होगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 50। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे EMA एट Tth डे के लिए मेरे पास अल्फा तो अब अवेलेबल हो गया, अल्फा भी अवेलेबल हो गया, 1 माइनस अल्फा भी अवेलेबल हो गया। वैल्यू ऑन Tth डे, लेट्स से ये डेटा 25 अप्रैल से स्टार्ट होके आज के दिन तक जा रहा है, नीचे 8 नवंबर तक जा रहा है। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 अप्रैल और नीचे 8 नवंबर तक जा रहा है, राइट। तो मेरे पास वैल्यू भी अवेलेबल है, 1 माइनस अल्फा भी है, बट ये जो EMA T-1 है ना वो नहीं अवेलेबल है। तो EMA T-1 अगर मैं लिखने जाऊंगा तो ये वापस से EMA T-1 के लिए वैल्यू ऑफ T-1 और ये फिर EMA T-2 होगा। मतलब ये काइंड ऑफ एक लूप है, एक रिकर्सिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। तो इसलिए यहाँ पे एक हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, जो EMA T-1 को हम लोग DMA मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनीवे DMA भी नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ 25 अप्रैल को। तो EMA 5 कैलकुलेट करने के लिए मैं 5 दिन का डेटा पॉइंट लूंगा और उसका मैं एवरेज ले लूंगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये DMA 5 हो गया। सो एवरेज, और ये 5 दिन का डेटा हो गया। तो ये हो गया मेरा डेली मूविंग एवरेज ऑफ 5 पीरियड ऑन 2 मई। और यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ कि ये EMA T-1 है, और ये अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, लाइक ये 2 मई पे हैं, राइट। बट हम लोग आज नवंबर में खड़े हैं, मतलब काफ़ी आगे, लगभग 6 महीने आगे का डेटा पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये पीछे का जो अप्रोक्सीमेशन है वो उतना मैटर नहीं करेगा, दैट इज वाई दिस इज अप्रोक्सीमेटेड।
उसके बाद जो नेक्स्ट डे का जो EMA है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है उसका यूज कर रहा हूँ. सो इक्वल टू अल्फा. तो यहाँ पे अल्फा ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखा है तो उसको मैंने लॉक कर दिया इनटू वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर डे, मीन्स उस दिन का क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, प्लस 1 माइनस अल्फा. यहाँ पे भी मैं अल्फा यानी C1 को लॉक कर दे रहा हूँ क्योंकि ये नीचे ड्रैग भी होगा तो ये चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये C1 सेल में ही हमेशा के लिए बना हुआ है. सो 1 माइनस C1 इंटू EMA ऑफ T-1, प्रीवियस डे का EMA जिसको हमने T-1 से अप्रॉक्सीमेट किया है, राइट. तो विच इज़ दिस. उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देना है बस. तो ये हमारा EMA 5 हो गया इस स्टॉक का. कौन सा स्टॉक था? TCS, ठीक है. तो आज के डेट पे 8 नवंबर को इसका EMA 4100 है. तो ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ. EMA 5 इज 4100, राइट, जो कि आप 4100.93 ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से मैच कर रहा है. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं EMA 14. तो EMA 14 के लिए सबसे पहले हमें 14 डेज का DMA कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो फर्स्ट 14 डेटा पॉइंट हम लोगों के पास है, सो दैट इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके आगे का जो EMAs है वो कैलकुलेट कर सकें. तो ये हो गया एवरेज. उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट EMA होगा वो होगा अल्फ़ा. EMA 14 के लिए अल्फ़ा चेंज हो चुका है, यहाँ पे 0.33 था, यहाँ पे 0.13 है. तो इक्वल टू D1 इंटू वैल्यू ऑन दिस पर्टिकुलर डे, मीन्स क्लोजिंग प्राइस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, प्लस 1 माइनस अल्फ़ा D1 को लॉक कर रहा हूँ इंटू प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग BMA से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, राइट. तो ये हम लोग नीचे तक ड्रैग कर दिए. उसी तरीके से ये अब हमें 50 EMA 50 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 50 डेज का एवरेज लेना पड़ेगा, राइट. तो उसके लिए 50 डेज का एवरेज यहाँ पे बनेगा. ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, दिस इज 52th रो, थर्ड रो से आपने को डेटा चालू हो रहा है, तो 52 रो को इंक्लूड करके 50 डेटा पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए. तो इक्वल टू एवरेज, और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे B3 है एंड B3 टू B52. तो B3 टू B52 में हमारे पास 50 डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे. ओके, अब ये मेरा फंक्शन इनिशियलाइज तो हो गया है. अब इसके लिए जो नेक्स्ट EMA है ऑन दिस डेट 9th of July, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो इक्वल टू अल्फा इंटू इस दिन का वैल्यू ये है प्लस 1 माइनस अल्फा which is this multiplied by previous day का EMA which is approximated to DMA, right. तो इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दे रहा हूँ. तो ये हमारे पास देखोगे तो ये हमारे पास 8th of नवंबर को तीनों EMA कैलकुलेटेड हैं. EMA 50 भी यहाँ पे होगा. हाँ, EMA 50 4174 प्रेटी क्लोज, राइट. तो EMA 14 यहाँ पे नहीं है, तो वो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू से मैच करके दिखा देता हूँ. तो ये जो डेटा है 8th नवंबर का है. आज हम लोग 11th नवंबर को हैं, जो कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे का ही डेटा अभी तक आया है गूगल फाइनेंस में. तो ये आप देखोगे तो ये EMA की लाइन है विच इज़ 4085 अप्रॉक्सीमेटली, राइट. तो दिस इज़ 4082 प्रेटी क्लोज, राइट. ये तो हो गया हमारा EMA कैलकुलेशन. इसके अलावा भी हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, जैसे नेम, ओपन, मार्केट कैप एट्सेट्रा. तो वो भी मैं आपको खुल करके दिखा देता हूँ. तो नेम के लिए ये जो एट्रीब्यूट होता है गूगल फाइनेंस का, वो यहाँ पे आपको सेकंड पैरामीटर में नेम डालना है, तो ये नेम आ जाएगा. और अगर आपको ओपन के लिए डालना है तो ओपन के लिए इक्वल टू गूगल फाइनेंस. टिकर आपका ये है, तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ. एंड जो एट्रीब्यूट होता है ये प्राइस ओपन होता है. तो इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं. मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस कर देता हूँ इस सेलेट से. ये मुझे हाई कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू हाई यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको गूगल फाइनेंस दिस वन हाई यहाँ से पुल करने के लिए. तो ये हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे होगा. तो उस तरीके से यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज लिख सकता हूँ जो 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 एट्रीब्यूट्स हमें पास करने हैं. तो मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, उसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ.
और फिर इस फॉर्मूले को बस मुझे ड्रैग करना होगा नीचे तक। इसमें बस एक चीज़ ये है कि मार्केट कैप हमने करोड़ इसमें लिखा हुआ है, तो इसको इसलिए 1 करोड़ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EMA 5, EMA 14 और EMA 15 जो कि हमने वहाँ से कैलकुलेट किया है, तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिंक कर सकता हूँ इक्वल टू EMA 5 हमारा यहाँ ये रहा लेटेस्ट डेटा। बट एक्चुअली थोड़ा सा इसमें इशू है। इसमें इशू यह है कि अभी जब मैं ये 2D - 200 कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे पिछले 200 कैलेंडर डे तक के पीछे जा रहा है और वहाँ से मुझे डेटा पुल कर रहा है। बट ये जितने भी ट्रेडिंग हॉलीडेज हो रहे हैं, वीकेंड्स हो रहे हैं, वो सबको इससे एक्सक्लूड कर रहा है। तो हो सकता है कल को ये जो मुझे लेटेस्ट डेटा है वो 139 रो में मिले या 140 रो में मिले या फिर इसके 136 में मिले, तो उसके बारे में हमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और इसको मैं क्वेरी फॉर्मूले के थ्रू ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्वेरी दिस into this, so and then select a star order by E descending। मैं इसको बोल रहा हूँ कि जो कॉलम ए में है डेट से उसको सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो दैट मेरे पास जो लेटेस्ट डेट है वो सबसे टॉप पे रहे और फिर मैं उसके थ्रू इसको लिंक कर दूंगा। तो जो यहाँ पे ये में लेट से 14 है उसको मैं यहाँ से लिंक करना चाहूँगा, ठीक है, और EMA 15 जो है उसको यहाँ से लिंक करना चाहूँगा। फिर अगर यहाँ पे जाएं तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ आपको बना के रखी थी कि ये जो स्टॉक है वो अभी का इसका प्राइस EMA 5 के नीचे चला गया क्या, तो एक डाउनवर्ड एरो और एक अपवर्ड एरो, राइट, तो वो भी बिल्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू इफ करंट प्राइस, दिस इज द करंट प्राइस, इज ग्रेटर दैन EMA 5 then up, right, else down। और ये C10 को लॉक भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अप डाउन के फॉर्मेट में हो गया। बट यहाँ पे जस्ट टू गिव अ बेटर विजुअल क्यू मैंने अप डाउन के लिए सिंबल यूज किया था। तो इक्वल टू अप के लिए जो आप सिंबल होता है ये कैर फंक्शन से ला सकते हो, तो इसके लिए 9650 आपको लिखना है। तो ये एक एरो बन जाएगा एंड डाउनवर्ड एरो के लिए आपको 9660 करना है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड एरो हो गया आपका। तो जो यहाँ जो आपके जगह है मैं इसमें कैर फंक्शन ही डाल देता हूँ एंड डाउन के जगह भी 960 वाला कैर फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है, और इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। इसमें फिर एक मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज करी थी। तो लेट्स गो टू फॉर्मेट एंड देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मेट सेल्स व्हेन सेल्स इज इक्वल टू कैर 9650, देन मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट का कलर को ग्रीन हाईलाइट कर दो, ठीक है। सो दिस इज डन। ऐड अनदर फॉर्मूला, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि is equal to 9660। वो आप ये टेक्स्ट कलर को रेड कर दो। तो ये मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी काइंड ऑफ रेडी हो गया। और यहाँ पे आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे, ये सारी वैल्यूज अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। लेट्स से चेकर स्टॉक जो कि काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो ये सारे रेड होने चाहिए डाउनवर्ड में, या तो दिस इज वर्किंग फाइन। तो इस वीडियो के लिए यही था। इसमें आप और भी इन्हांसमेंट कर सकते हो। आप इसमें चाहो तो RSI भी कैलकुलेट कर सकते हो। RSI का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप चाहो तो DMA भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑल्दो अगर आप EMA कैलकुलेट करोगे तो DMA क्यों करोगे। सो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक के बारे में एक क्विक जजमेंट बना सकते हो। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू नो कि EMA के अंदर क्या चल रहा है, राइट। EMA आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे चार्ट्स पे आते हैं और वहाँ पे आते हैं, बट वो कैसे कैलकुलेट होता है ये जानना भी जरूरी होता है, बिकॉज इट गिव्स यू बेटर कन्विक्शन, बेटर जजमेंट ऑफ द थिंग्स।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगा तो इस तरीके के वीडियोस मैं बनाते रहता हूं, जिसमें कैसे आप गूगल शीट का यूज़ अपने फाइनेंशियल मार्केट के डिसीजन मेकिंग में कर सकते हो। तो ये रहा प्लेलिस्ट स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं वीडियोस में। थैंक यू, बाय।